नमस्कार, सुप्रभात इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। 6 मिनट में 36 खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी में लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में मामूली विवाद पर दो पक्षों में तनाव हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पथराव हुआ। कई थानों की पुलिस ने मौके पर जाकर स्थिति को काबू किया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के शार्प शूटर मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में मनीष गोली लगने से घायल हो गया। कई मामले में मनीष वांटेड था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश दिलशाद और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। बदमाश का एक साथी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने एनकाउंटर में 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश वाजिद उर्फ भूरा नामी हिस्ट्री शीटर है और उस पर हत्या, डकैती और रंगदारी के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हाईवे पर एक रोडवेज बस के अंदर गुंडों का आतंक देखने को मिला है। मामूली बात को इन गुंडों ने बस कंडक्टर और बीच बचाव करने वाले यात्रियों से मारपीट कर दी। मारपीट के बाद गुंडे बस से उतरकर फरार हो गए। यूपी के कानपुर में जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी विनय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहरीली शराब से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत बेहद गंभीर है। एमपी के भोपाल में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने थाईलैंड की 2 लड़कियों समेत 8 लड़कियों को और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब्बास नगर में किराए के मकान में ये सेक्स रैकेट चल रहा था। राजस्थान के जयपुर में एटीएस ने बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एटीएस ने अजमेर के नामी सटोरिया, विकास खंडेवा, विकास और अन्य 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सट्टेबाजी का ये पूरा लेन देन 5 करोड़ का बताया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल के भीरभूम में एक कॉलेज में महिला प्रोफेसर का लाइब्रेरियन से हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में महिला प्रोफेसर पहले हंगामा करती है और बाद में वो लाइब्रेरियन को धक्का देकर गिरा देती है। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल के जंगलों में भीषण आग लग गई। आग की वजह से लोगों में दहशत है। पुलिस के मुताबिक आग को एक बार बुझा दिया गया था, लेकिन गर्मी की वजह से वो फिर भड़क उठी। गुजरात में घास लेन एक ट्रक में अचानक आग लग गई है। आग लगने से सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ड्राइवर ट्रक को सुरक्षित स्थान पर ले गया। त्रिपुरा के चंद्रपुर में हावड़ा नदी में बाढ़ की वजह से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। बाढ़ का पानी कई इलाकों में भर गया था। प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य जारी है। जिले में 16 राहत शिविर लगाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पुलिस ने 3 मई को आग लगाकर की गई महिला की आत्महत्या के मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रूस के सोची में पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज मुलाकात होगी। इस दौरान ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने समेत कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पुतिन के फिर से रूस के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पीएम मोदी की ये पहली रूस यात्रा है। भारत और रूस 2000 से लगातार शिखर वार्ता करते रहे। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बदले समीकरण के बाद इस वार्ता को काफी अहम माना जा रहा है। बुधवार को सीएम पद की शपथ से पहले एचडी कुमारस्वामी आज दिल्ली में सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलेंगे। माना जा रहा है कि कुमारस्वामी और राहुल की इस मुलाकात में कर्नाटक सरकार के गठन पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक कुमारस्वामी कैबिनेट में 33 मंत्री शामिल हो सकते हैं, जिसमें से 20 कांग्रेस के और 13 जेडीएस के होंगे। कांग्रेस के जी परमेश्वर को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। वे आज बस्तरिया बटालियन के पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। साथ ही रायपुर में नक्सल समस्या पर समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम रमन सिंह उनके साथ मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद 7 जवानों की पार्थिव देह को उनके पृथक स्थान पर रवाना कर दिया गया है। बस्तर के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की एक चौकी उड़ा दी है, जिसमें पाक के 4 जवानों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई के बाद गोलीबारी रोकने की अपील की है। प्रिंस मर्डर केस में दायर 3 याचिकाओं पर गुरुग्राम सेशन कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं आरोपी को बालिग या नाबालिग माने जाने, आरोपी के फिंगरप्रिंट और तय समय से ज्यादा आरोपी से सीबीआई की पूछताछ से संबंधित है।
मुख्य सचिव मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ का नोटिस भेज सकती है। पिछले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सीएम केजरीवाल से पूछताछ की थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय और महंत अवैधनाथ ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी पीएम के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों के लिए आज मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। जिन 6 सीटों के लिए मतदान होगा उसमें 5 सदस्यों का कार्यकाल 21 जून और 1 सदस्य का कार्यकाल 31 मई को खत्म होने वाला है। मुंबई के साइन हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर आज एक दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। ओपीडी सेवा बंद रहने से यहां मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यह हड़ताल जेजे अस्पताल में 2 डॉक्टरों से मरीज के परिजनों की मारपीट के विरोध में बुलाई गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में सब्जी विक्रेताओं ने बीजेपी सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि सोमैया ने इन लोगों को धमकी दी और प्रशासन से चालान करा दिया। छत्तीसगढ़ में नर्सों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इंटर्न नर्सों के भरोसे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आज बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर जा सकते हैं और इसके असर से प्रदेश भर में संचालित करीब 30,000 बसों के पहिए थम सकते हैं। किराए में 40% वृद्धि की मांग को लेकर एमपी बस ओनर एसोसिएशन ने यह हड़ताल बुलाई है। जम्मू कश्मीर की मॉडल रही 53 साल की संगीता सिंधी बहल ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। मिस इंडिया फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। एवरेस्ट फतह करने वाली वे सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। महाराष्ट्र के नासिक में एक सामूहिक शादी समारोह का आयोजन किया गया। इस शादी समारोह में कई जोड़े पूरे विधि विधान के साथ शादी के बंधन में बंध गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज फोन पर छात्रों से संवाद करेंगे। फोन के जरिए होने वाले इस संवाद में छात्र सीएम से करियर को लेकर गाइडलाइंस ले सकेंगे। इसके लिए फोन नंबर 0755-277-0020 भी जारी किया गया है। हिमाचल के शिमला में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज यशवंत परमार सिंह विश्वविद्यालय के सालाना समारोह में शिरकत करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर समेत कई मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 27वीं पुण्यतिथि है। देश भर में कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में समाधि स्थल वीरभूमि में एक प्रार्थना सभा भी रखी गई। दिल्ली में लवकुश रामलीला कमेटी इस बार 10 अक्टूबर से रामलीला मंचन करेगी। दिल्ली के लाल किला मैदान में दशहरा के दौरान 10 दिन तक रामलीला का मंचन होगा, जिसमें बॉलीवुड के कई कलाकार अभिनय करेंगे। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बीजेपी नेता राम माधव सिंह समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। माधव ने यहां भारत के विकास में सिखों के योगदान के बारे में बताया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड नंबर 3 बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को अपना बैट गिफ्ट किया है। किदाम्बी ने धोनी के दिए गए गिफ्ट पर खुशी जताई। वहीं रूस के साथ भारत के रिश्तों के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। वजह है रूस के सोची में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात, जिस पर न सिर्फ भारत और रूस बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। ये जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये 2 समिट्स के बीच में आ रहे हैं और इसका एक अपना महत्व है, अपना एक कारण भी है। मौका है पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात का, रिश्तों को नई रवानगी देने का, आपसी संबंधों को सुधारने का। पीएम मोदी के इस रूस दौरे का अंदाज ठीक वैसा ही है जैसा कि वुहान में चीन के राष्ट्रपति से मिले थे पीएम मोदी, और पुतिन से बातचीत भी ठीक वैसी ही अनौपचारिक होगी जैसे जिनपिंग से पीएम मोदी ने की थी। इस अनौपचारिक बातचीत के पीछे का एजेंडा क्या है, ये बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि पीएम मोदी के रूस दौरे का फैसला आनन फानन में लिया गया है। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव विजय गोखले ने इस मुलाकात के लिए पहल की है। बदलते वैश्विक समीकरण के लिहाज से पीएम मोदी का दौरा अहम माना जा रहा है। सवाल है कि इतने आनन फानन में पीएम मोदी रूस क्यों जा रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। जिस रास्ते से विश्व अभी गुजर रहा है, ये एक थोड़ा पेचीदा सा है।
तनाव है और असंतुलन है। दुनिया में उथल पुथल तो मची ही है। ईरान से अमेरिका नाराज है, सीरिया पर उसकी नजर टेढ़ी है, उत्तर कोरिया से दोस्ती करने जा रहा है। ऐसे माहौल में आखिर रूस क्यों जा रहे हैं पीएम मोदी? दरअसल पीएम मोदी ईरान अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की वजह से रूस जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के ईरान के साथ परमाणु करार तोड़ने की वजह से हालात बिगड़े हैं। सीरिया में ईरान और रूस साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो अमेरिका असद के विरोध में है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अलावा दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर ही चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। हमारा जो द्विपक्षीय एजेंडा है बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, वो भी बातें आएंगी डिस्कशन में। जब पीएम मोदी रूस में होंगे तो जाहिर है दोनों देशों के बीच के सामरिक और व्यापारिक रिश्तों पर बात तो जरूर होगी। और अगर ऐसा हुआ तो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खरीद पर बात बन सकती है। चीन सीमा पर तैनाती के लिए भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की जरूरत है। जाहिर है पुतिन और मोदी मिलेंगे तो बात से ही दोनों देशों की बात बनेगी, यानी भारत और रूस की सालों पुरानी दोस्ती एक बार फिर रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं येदियुरप्पा की सरकार गिरने के बाद अब बारी है कुमारस्वामी की, जो बुधवार को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसी होगी स्वामी की सरकार। आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई वांटेड टू मीट सोनिया जी एंड राहुल जी। यकीनन सीएम बनने से पहले स्वामी का ये दिल्ली दौरा बेहद अहम है। वजह है कर्नाटक में बनने वाली नई सरकार का स्वरूप तैयार करना। जी हां, बुधवार को जेडीएस कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ ही मंत्रालय का बंटवारा भी बेहद अहम है। बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने जेडीएस को मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया है। लाजमी है अब उसकी निगाह अहम मंत्रालयों पर होगी। ये सब तो हमारे हाईकमांड डिस्कस करेगी। जरूर हमको तो जो हिस्सा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाली कांग्रेस उप मुख्यमंत्री पद पर दावा करेगी? वेडनेसडे को जब वोट होगा, क्या कोई उप मुख्यमंत्री होगा चेहरे के तौर पर? और सब चर्चा हो रहा है, अभी आज शाम तक या कल तक एक नतीजे पे आएंगे। सूत्रों की माने तो इस सवाल का जवाब है हाँ। खबरों के मुताबिक कर्नाटक की आगामी कुमारस्वामी सरकार में कुल 33 मंत्री शामिल हो सकते हैं, जिसमें जेडीएस के कोटे से 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के कोटे से 20 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। सवाल ये भी है कि कुमारस्वामी की कैबिनेट में कौन कौन होंगे शामिल। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री पद के साथ ही वित्त मंत्रालय भी कुमारस्वामी के पास ही रहेगा, जबकि उप मुख्यमंत्री पद की रेस में डॉक्टर जी परमेश्वर सबसे आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के डीके शिव कुमार को मिल सकता है ऊर्जा मंत्रालय, वहीं कांग्रेस पार्टी के एच.के. पाटिल को मिल सकता है सिंचाई मंत्रालय का जिम्मा, जबकि जेडीएस के एच.डी. रेवन्ना पीडब्ल्यूडी विभाग संभाल सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस जेडीएस सरकार बनाने की कवायद में जुटी है, दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि इस अनैतिक गठबंधन की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, लेकिन गठबंधन की माने तो ये महज अफवाह है। जेडीएस का गठबंधन पूरे 5 साल काम करेगा। कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। दो पार्टियों का जो एक दूसरे के आइडियोलॉजिकली क्लोज हैं, ये उनका पोस्ट पोल अलायंस है और ये अलायंस लंबा चलेगा। अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन स्वामी की सरकार पर फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगले साल ही लोकसभा चुनाव होने हैं, जिस पर कांग्रेस के साथ ही जेडीएस की नजरें भी टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की जीत के बाद विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती पेश करने की उम्मीद पाल रहा है। बुधवार को एच.डी. कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी से विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। शपथ ग्रहण में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन कोऑर्डिनेट कर बीजेपी को हराएगा।
क्या 2019 में बीजेपी को मिलेगी एकजुट विपक्ष की चुनौती? दक्षिण की टीस बीजेपी की राह का रोड़ा। जिस कर्नाटक के दरवाजे से बीजेपी दक्षिण का किला जीतने के मंसूबे बना रही थी, वो कर्नाटक हाथ से फिसला तो न सिर्फ दक्षिण विजय की योजना पर काले बादल मंडराने लगे, बल्कि विपक्ष के एकजुट हो जाने की अटकलों ने 2019 की चुनौती भी बढ़ा दी। तो विपक्ष को अब सीधे और धारदार तंज का मौका भी मिल गया। काट की हांडी एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, रिपेयर करके तीसरी बार चढ़ा ली, लेकिन बार बार नहीं चढ़ने वाली। बीजेपी से सियासत की नई रवायत सीखकर जब कांग्रेस ने कर्नाटक का किला बीजेपी से छीना, तो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बाकी विपक्षी दलों की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी। सब ऑपोजिशन के लीडर मिलकर आपको कहते हैं कि बीजेपी को, आरएसएस को हम रोकेंगे। पूरे इंडिया में अगर हम लोग एकजुट होकर के इसी तरीके से लड़ेंगे तो 2019 में जो सपना नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं दोबारा प्रधानमंत्री बनने का, उनका सपना टूट जाएगा और भाजपा मुक्त केंद्र सरकार हो जाएगी। कांग्रेस के नए नए दोस्त बने जेडीएस के नेता कुमारस्वामी आगे की योजना के लिए सोनिया और राहुल से मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि एचडी कुमारस्वामी जब कर्नाटक के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, उस मौके पर करीब 17 विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं के अलावा टीएमसी की ममता बनर्जी, टीआरएस के चंद्रशेखर राव, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, डीएमके के स्टालिन, एनसीपी के शरद पवार, बीएसपी की मायावती, एसपी के अखिलेश यादव और आरजेडी के तेजस्वी यादव कुमारस्वामी के शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। सीधे तौर पर देखें तो ये वही क्षेत्रीय क्षत्रप हैं जो पहले से ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कर्नाटक से मिली ताकत के बाद इसी मॉडल पर चलकर 2019 की चुनौती पेश करने की नई रणनीति तैयार की जा रही है। कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय दलों को एक ऐसी समन्वय की नीति बनानी होगी जहां फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और अटैक में कौन रहेगा भाजपा के खिलाफ, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और अटैक में और सपोर्टिंग रोल में कौन रहेगा, ये राज्यवार तय करना होगा। दक्षिण के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की कुल 129 सीटें अब दिल्ली की सत्ता के लिए ज्यादा अहम हो गई हैं। हालांकि कर्नाटक के झटके ने दक्षिण में बीजेपी के कमल खिलाने की योजना को धक्का पहुंचाया है। इन इलाकों में बीजेपी की मुश्किल कम होती नहीं दिखती। वहीं इन्हीं 129 सीटों के दम पर अब दक्षिण के क्षेत्रीय क्षत्रप राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि बेंगलुरु में जब विपक्ष के बड़े नेता कुमारस्वामी के शपथ समारोह में जुटेंगे तो दिल्ली के लिए सीधा संदेश यही होगा कि 2019 में एक बार फिर क्षेत्रीय क्षत्रप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर से खूनी खेल खिलाए। घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पुलिस के जवानों की जीप को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया है, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों का फिर खूनी खेल, बारूद से उड़ाई जवानों की जीप, 7 जवानों की शहादत का बदला कब? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खूनी खेल का करारा जवाब देना होगा। अब समय आ गया है कि दंतेवाड़ा को भी नक्सल मुक्त जिला घोषित किया जाए। दरअसल रविवार को घात लगाए बैठे नक्सलियों ने सर्चिंग पर निकले पुलिस जवानों की जीप को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया, जिसमें 7 पुलिस के जवान शहीद हो गए। यही नहीं, नक्सली जवानों के हथियार भी लूट कर भाग गए। किरंदुल से चोला तरफ एक पेट्रोलिंग व्हीकल जा रहे थे, उसका आईईडी के माध्यम से उड़ाया गया। बता दें कि विकास यात्रा के तहत सीएम रमन सिंह 22 मई को कोंटा विधानसभा के दोरनापाल में आम सभा करने वाले हैं।
सीएम के इसी मूवमेंट और सड़क निर्माण काम में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर जवान सर्चिंग पर निकले थे। सीएम ने नक्सलियों के हमले पर गुस्सा जाहिर करते हुए शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। खास बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी नक्सल समस्या पर बैठक करने छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। और हम इन घटना का मुंहतोड़ भी जवाब देंगे और जो इस प्रकार के ब्लास्ट करते हैं गाड़ियों में, ये उनकी कारण आपको अंजाम दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुंबई से आईडी ब्लास्ट बिछाकर सीधे आमने सामने खड़े होकर किया रहे हैं। इंसानियत के दुश्मन और विकास विरोधी नक्सलियों का छत्तीसगढ़ की धरती से खात्मा अब जरूरी हो गया है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि सरकार की कारगर नीति के कारण देश में नक्सलियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। नक्सल प्रभावित 126 जिलों में से 44 जिले नक्सल मुक्त घोषित हो चुके हैं। हालांकि नक्सल प्रभावित 8 नए जिले शामिल किए गए हैं, जबकि अति नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 35 से 30 हो गई है। खास बात यह है कि बिहार और झारखंड के 5 जिले अति नक्सल प्रभावित टैग से मुक्त हो गए हैं। अब छत्तीसगढ़ के जिलों को नक्सल मुक्त होने का इंतजार है। दंतेवाड़ा से अब्दुल हमीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं दिल्ली में लवकुश रामलीला कमेटी ने मशहूर रामलीला मंचन की घोषणा कर दी है। हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड के कई नामी गिरामी हस्तियां इसमें परफॉर्म करेंगी। दशहरे के मौके पर इस साल भी दिल्ली का लाल किला मैदान राम भक्ति में डूबा रहेगा, क्योंकि लवकुश रामलीला कमेटी ने मशहूर रामलीला मंचन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। दिल्ली राम में होने जा रही है और दिल्ली के अंदर इस वर्ष रामलीलाएं 10 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक दिल्ली के अंदर रामलीलाएं होंगी और लवकुश रामलीला कमेटी की राम बारात की शोभा यात्रा 13 अक्टूबर को पुरानी दिल्ली से प्रारंभ होकर बाड़ा हिंदूराव, पहाड़ी धीरज, सदर बाजार, कुतुब रोड, खारी बावली, चांदनी चौक होते हुए लीला स्थल पर पहुंचेगी। 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाली रामलीला में हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड की नामी हस्तियां मुख्य किरदार में होंगी। हनुमान के रोल में बिंदु दारा सिंह, जबकि रावण की भूमिका में शहबाज खान होंगे। राकेश बेदी के साथ कई मशहूर कलाकार रामलीला मंचन को जीवंत करने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर में है, 1-1.5 महीना पहले शुरू है। बहुत सारी वर्जिश और कोशिश करेंगे कि इस बार ऐसा हनुमान जी का रोल करेंगे। थोड़ी सी भी छवि अगर डैडी की आ गई तो बहुत हो गया। मैं यही कहूंगा कि ये हमारा भारतवर्ष ही है जहां पर यह मुमकिन हो सकता है कि एक मुसलमान रामलीला का हिस्सा बन सके और एक हिंदू ईद के किसी प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। दिल्ली में लवकुश रामलीला कमेटी के हाईटेक रामलीला मंचन को देखने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं, जिसमें देश की कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होती हैं। हर बार की तरह इस बार भी कमेटी ने अपने रामलीला मंचन को यादगार बनाने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बुलेटिन में अब बात गुजरात के वलसाड़ की, जहां भजन सुनाने वालों पर हुई है 50 लाख के नोटों की बारिश। लोक गायकों पर धन वर्षा, 50 लाख के नोटों की बारिश। भागवत भवन में मन क्या रमा, लोगों ने अपनी झोली खाली कर दी। जिसकी थैली में जो भी था सब के सब उड़ा दिए भजन गाने वाले पर। 100,000 नहीं 50 लाख से भी ज्यादा उड़ाए गए। मेरे अंदाज से कम अभी 50 लाख के आजू बाजू आए हैं। अभी आगे मालूम नहीं कितना होगा। अभी तो ये पहला राउंड चल रहा है। अभी तो आपको बता दें कि नोटों की बारिश की यह तस्वीर गुजरात के वलसाड़ की है। इस भजन संध्या का कार्यक्रम कलवदा गांव के सरपंच आशीष पटेल ने कराया था और ये पैसे जलाराम मानव सेवा ट्रस्ट के लिए जमा किए गए थे।
जिसका मकसद एम्बुलेंस लाना है, जिससे कि गांव वालों को इलाज के लिए जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। उसमें जो भी पैसा आएगा, अपना फंड आएगा, उसको हम लोग एम्बुलेंस का एक प्लानिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले तो मोक्सा टेखा जला मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से, अभी हम लोग एक ट्रस्ट एम्बुलेंस का प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। गुजरात में भजन कार्यक्रम में नोटों की बारिश कोई नई बात नहीं है। यहाँ जब भी लोगों की सेवा के लिए फंड की जरूरत होती है, भजन संध्या का आयोजन किया जाता है और उसी दौरान जमा ऐसे नोटों से लोगों की मदद की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।